नाउ वी विल स्टार्ट कोलिजन थ्योरी एंड अर्नियस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और थ्योरेटिकली समझना भी है। स्टेटमेंट वगैरह पूछे जाएंगे कोलिजन थ्योरी क्या है। तो कोलिजन थ्योरी में हमें ये पढ़ना होता है कि एक रिएक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट है। मान लो एक रिएक्शन हुआ जैसे ए प्लस बी सी और बना ए बी सी। तो ए बी सी बनने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तुम कभी कभी सुनते होगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है पूरा, यानी कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया है। तुम ये भी सुनते होगे कि रिएक्शन हुआ ही नहीं, मतलब एक भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं गया। तुम ये भी सुनते होगे कुछ रिएक्शन हुआ और कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? तो वही है कोलिजन थ्योरी बताएगा। तो इसमें लिखना पहला पॉइंट, रिक्वायरमेंट फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस। रिक्वायरमेंट फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस, एक रिएक्शन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो चार कंडीशन रिक्वायरमेंट है। पहला, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें है क्या, द बेसिक रिक्वायरमेंट the basic requirement of collision theory the basic requirement of collision theory is that reacting species जैसे क्या क्या, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, must come together and collide in order for the reaction to occur, for the reaction to occur. However, it has been observed that all the collisions do not lead the reaction, but tiny fraction of collisions lead to the reaction. Thus, in order to
form product collision between the reactant molecule is not only sufficient cause, is not only sufficient cause। तो ये पहला कंडीशन है। ठीक है, तो पहले लिख लो, इसके बाद समझते हैं। दिस वन इज फर्स्ट कंडीशन फॉर ए रिएक्शन, एक कोलिजन होना जरूरी है। लिख लिए होगे, अब ध्यान से समझो। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? पहला कंडीशन बोल रहा है कि कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी एक रिएक्शन होने के लिए, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अब इसके रिएक्शन होने के लिए ए को बीसी से टकराना पड़ेगा। जब तक कोलाइड नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट कहां से बनेगा? बनेगा क्या? जब तक कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनता है क्या? नहीं बनता है। कोलिजन होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो कह रहा है द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ कोलिजन थ्योरी इज दैट, कोलिजन थ्योरी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है कि रिएक्टिंग स्पीसीज, आयंस, एटम और मॉलिक्यूल्स मस्ट कम टुगेदर, वो एक दूसरे के पास में आए एंड कोलाइड, और वो कोलाइड करे, कोलिजन हो उनके बीच में, इन ऑर्डर फॉर द रिएक्शन टू अकर, और इस तरह वो कोलाइड हो कि उनके बीच में रिएक्शन हो। लेकिन फिर क्या बोला? हाउएवर इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, यह देखा गया है कि ऑल द कोलिजन डू नॉट लीड दी रिएक्शन, लेकिन ऐसा देखा गया कि अब जरूर थोड़े कि हर बार जितना बार कोलिजन होगा वो हर प्रोडक्ट ही बनाएगा। ऐसा भी देखा गया है कि जो हर कोलिजन, हाउएवर इट ऑब्जर्व दैट ऑल कोलिजन डू नॉट लीड्स टू दी एक्शन, एक्शन हो गया, टू दी रिएक्शन, टू दी रिएक्शन, बट टाइनी फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन लीड्स टू द रिएक्शन, बट उसके छोटे से पार्ट, अब जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल्स टकराए तो ऐसा नहीं होगा 100 का 100 प्रोडक्ट ही बन जाएगा। उसमें से कुछ जो फ्रैक्शन, टाइनी फ्रैक्शन, बहुत कम छोटा पार्ट में वो कहा जाएगा? रिएक्शन को प्रोसीड होगा। thus in order to form product, collision between reactant molecules is not only sufficient cause, लास्ट में क्या बोल दिया कि केवल एक कोलिजन होना ही इसके लिए अनिवार्य नहीं है कि कोलिजन हो गया तो सोच लो कि उसका प्रोडक्ट बन गया। जैसे तुम आईआईटी का पेपर दे रहे हो, तो आईआईटी के पेपर देने से तुम केवल मेहनत कर रहे हो, तो एक मेहनत ही तुम्हारा, हार्ड लेबर ही एक कॉज नहीं है जिससे तुम्हारा एक रिजल्ट निकल जाए। उसके और भी कॉज है कि वो रिजल्ट कैसे निकले। तो केवल हार्ड वर्किंग इज नॉट ओनली सफिशिएंट कंडीशन टू पास इन आईआईटी। तो उसी तरह से कोलिजन केवल एक सफिशिएंट कॉज नहीं है कि एक रिएक्शन हो जाए, और भी इसके कॉज है और वो भी उसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस वन इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोलिजन थ्योरी।
आसान है, हटा दो इसको। सबने लिख लिया? चलो, किसी का बाकी नहीं है ना, मैं हटा रहा हूं। अब इसका दूसरा सेकेंड पार्ट, तो ठीक है, कोलिजन तो हुआ, और क्या कंडीशन है? तो सेकेंड नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एक्टिवेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कस करेगा। यानी एक्टिवेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम यहां समझेंगे भी कि एक्टिवेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो सेकेंड जो पॉइंट है इसका वो है, सेकेंड पॉइंट इज दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट, और इसमें हम लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है हम आगे समझा रहे हैं। इसमें लिखेंगे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ब्रेकिंग एंड मेकिंग of bond, breaking and making of the bond take place, for this purpose, there is a requirement of collision between the reactant molecules having kinetic energy equal or more than एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। हम बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ई ए इज द मिनिमम एनर्जी required for a reaction। चलो, तो सेकेंड पॉइंट को पहले समझते हैं, पहले लिख लो इसको, फिर हम सेकेंड पॉइंट को समझाते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है तो अभी समझा रहा हूं, तो इसको पहले लिख लो। तो सेकेंड कंडीशन है इसका कि मान लो कोलिजन तो हुआ, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे नॉर्मल डेली लाइफ में समझो कि तुम जेई का पेपर दे रहे हो और मेहनत किए, लेकिन मेहनत इतना किए कि तुम्हारा कट ऑफ मार्क्स भी पार नहीं कर पाए। तो जब कट ऑफ मार्क्स तुम पार ही नहीं कर पाए, जो बाउंड्री लाइन था, तो तुम एक प्रोडक्ट नहीं बनाए, यानी तुम्हारा एक रिजल्ट नहीं कहलाएगा। तो वही ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड,
यानी जब एक रिएक्शन होता है तो बॉन्ड टूटता भी है, बॉन्ड बनता भी है। ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड टेक प्लेस। फॉर दिस पर्पस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड टेक प्लेस, यानी रिएक्शन के दौरान बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं। फॉर दिस पर्पस देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर कोलिजन बिटवीन, उसके लिए मॉलिक्यूल्स को कोलिजन होना पड़ेगा। क्यों कोलाइड होना पड़ता है? क्योंकि इनके बॉन्ड को बीच में तोड़ना है, जोड़ना है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग, अब जब कोलिजन होता है और जब बॉन्ड वगैरह टूटता है, बनता है, तो उसके बीच में उसका काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए इक्वल और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर लिखा था। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो समझाते हैं। मिनिमम एनर्जी है जो एक रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी से तुम समझ सकते हो, जो तुम्हारा कट ऑफ मार्क्स है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे जेई में मान लो पेपर दे रहे हो और तुम्हारा उसमें जो कट ऑफ मार्क्स है वही है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी उतना मिनिमम मार्क्स आना चाहिए जो कि तुम्हें पास कहलाओगे। अगर उससे कम आएगा तो तुम पास नहीं कहलाओगे, उससे जितना ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कम नहीं आना चाहिए, यानी कट ऑफ मार्क्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंड पॉइंट लिख लिए सबने? हटा दूं इसको? किसी का बाकी नहीं है ना? चलो, तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा थर्ड पॉइंट पढ़ने के पहले यहाँ पर समझो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी ध्यान से समझना, बहुत बार तुम्हें सुनने को मिलेगा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अच्छे से समझना। ऐसे मैं डेली लाइफ में क्या बोल दिया, तुम्हारा जो मार्क्स कट ऑफ मार्क्स है वही एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान से समझो इसको, कॉमन टर्म में समझा रहे हैं। मान लो एक रिएक्शन हुआ, यही रिएक्शन हो रहा है, इधर रिएक्टेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एक कंटेनर में रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स लिया गया है, ये आपस में कोलिजन हो रहा है। कई बार ऐसा वर्ड भी आया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आया है ना, तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। इधर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से आपस में टकरा रहे हैं और एक यहाँ एनर्जी गैप है, एक यहाँ एनर्जी गैप है। जैसे मान लो ये स्टूडेंट है, सब पेपर दे रहे हैं और वहां एक कट ऑफ मार्क्स है, एक यहाँ एनर्जी गैप है। दिस वन इज कॉल्ड एनर्जी गैप। क्योंकि इस पे स्टेटमेंट पूछता है तो ये सब चीजें तुम्हें माइंड में रखना पड़ेगा, इसके बेसिस पे तुम क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट पूछता है। तो इधर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, आपस में कोलिजन हो रहा है, ये एनर्जी गैप है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। सोच लो डेली लाइफ में तुम्हारा कट ऑफ मार्क्स है, बहुत सारे स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं कट ऑफ मार्क्स के पार के, अब इनके बीच में कोलिजन हो रहा है। अब जब कोलिजन होता है तो हम जानते हैं, ये सब लिखना भी, जब कोलिजन होता है तो हम जानते हैं कि उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। जैसे तुम मेहनत करोगे तो वहां मार्क्स बढ़ेगा। अब सबके पास अलग अलग एनर्जी है, हम जानते हैं कि एनर्जी सबके पास अलग अलग होता है, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े भी होगे। तो मान लो इसका एनर्जी गैप 15 किलो जूल है, ये एनर्जी गैप 15 किलो जूल है। इसके पास 20 किलो जूल है, इसके पास 10 किलो जूल है, इसके पास 12 किलो जूल है, इसके पास 16 किलो जूल है, इसके पास 15 किलो जूल है, इसके पास 18 किलो जूल है,
इसके पास 17 किलो जूल है, सबके पास अलग अलग एनर्जी है, 10 किलो जूल है, 8 किलो जूल है, 22 किलो जूल है, सबके पास एनर्जी अलग अलग है। और ये जो गैप है ये 15 किलो जूल पे है। तो 15 किलो जूल मतलब 15 कट ऑफ मार्क्स है। अब इस कट ऑफ मार्क्स में ये पास हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये पास हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये इक्वल टू में है, ये भी घिस फिर के पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये पास हो जाएगा। तो जिसका ये एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी है वो तो प्रोडक्ट में चले आएंगे, यानी जिसका एनर्जी यहाँ पर इस 15 किलो जूल से ज्यादा है, यानी दिस एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन दिस एनर्जी गैप, वो तो पास हो जाएंगे, यानी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो बन गए, लेकिन जो बचे वो रिएक्टेंट साइड ही रह जाते हैं। तो तुम सुनते होगे कि रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, उसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जितना भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे उसका, अब मान लो डेली लाइफ में अगर सोचते हो कि जेई के एग्जाम दिया जाए और कट ऑफ मार्क्स 10 रख दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि उससे कट ऑफ मार्क्स ही कम था ना। तो उसी तरह से कंप्लीट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चला जाएगा। अगर ये गैप बहुत कम रहे और इसमें ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है जिसमें इसका एनर्जी इस गैप से कम हो, तो सारे मॉलिक्यूल्स जम करके प्रोडक्ट साइड जा सकते हैं और ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चला जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि ये जो एनर्जी गैप है ये इसके पास इतना ज्यादा एनर्जी इनके पास कि ये एक भी मॉलिक्यूल्स के पास उतना एनर्जी नहीं है। अब मान लो जेई में कट ऑफ इतना कर दिया कि कोई भी पास नहीं हुआ और किसी का आउट ऑफ भी नहीं आया, तो एक भी मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, उस समय रिएक्शन नहीं होगा, उस समय रिएक्शन नहीं होगा। अब मान लो तीसरा केस ऐसा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जम किए और कुछ नहीं किए, जैसे इस केस में, इसमें कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो सेकेंड जो है इसका, कोलिजन इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। जो सेकेंड कंडीशन है, एक्टिवेशन एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन दिस एनर्जी गैप, यानी वो मिनिमम एनर्जी गैप है, वो मिनिमम मार्क्स है जिसे तुम्हें जंप करना ही पड़ेगा। तो दिस मिनिमम एनर्जी गैप को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि एक रिएक्शन को, एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को जंप करके जाना पड़ता है। तो कोलिजन होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया कि ये एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो गया, यानी दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। वो मिनिमम एनर्जी जिससे एक रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स जंप करके प्रोडक्ट साइड जाते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइंड में हमेशा इस गैप को ध्यान में रखना, ठीक है, माइंड में हमेशा इस गैप को ध्यान में रखना कि यही जो मिनिमम एनर्जी है, जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए और इसी से रिलेट कर सकते हो। तो वो मिनिमम एनर्जी जिससे एक रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स जंप करके प्रोडक्ट साइड जाता है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स से अगर जंप नहीं किया तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। हर रिएक्शन का अपना अपना एक्टिवेशन एनर्जी अपना अपना होता है, सबका एक्टिवेशन एनर्जी एक जैसा नहीं होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, ठीक। हर एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स जैसे अलग अलग होते हैं, वैसे इसका भी अपना अपना रिएक्शन टू रिएक्शन वैरी करता है। ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो कोलिजन केवल एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, इस मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी इतना होना चाहिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो अगर डिफिनेशन आए कि एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या बोल सकते हो, वो मिनिमम एनर्जी जो एक रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स को रिक्वायर्ड है
जंप करने के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ये। बात क्लियर हो गई? ये डायग्राम लिख के और ये लिखो, फिर आगे और इसमें पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं हम। ये डायग्राम लिखो, बनाओ इसको, ताकि बाद में रिवीजन करो तुम, तो इससे तुम्हें तुरंत समझ में आ जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ये लिस्ट मैन्युअली बना सकते हैं, अभी बात कर रहे हैं। सामने लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ये लिखना जरूरी है, बाद में रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन इसी से बनेंगे तुम्हारे, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब ध्यान दो, अब जो इस बात पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि ये यहाँ का पार्ट नहीं है, मतलब है इसी में का फैक्टर अफेक्टिंग वाला का, लेकिन डिस्कस हम इसी के थ्रू करेंगे। तो फिर वहां पर जो हम डिस्कस करेंगे, फिर ये डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। दो बातें यहाँ हम बात करेंगे। एक पहला बात तो ये करेंगे कि जो एंडोथर्मिक वगैरह होते हैं, कि टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी जो रिएक्शन का स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है। सोचो, रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन तुरंत 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 प्रोडक्ट में जाएगा। रिएक्टेंट भाग भाग के वो प्रोडक्ट में जा रहा है, तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा। तो एक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स तुरंत 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 जंप करके जा रहे हैं प्रोडक्ट में। एक रिएक्शन होना और एक रिएक्शन को फास्ट होना दोनों दोनों अलग मैटर है। तो हम रिएक्शन का एक होने के लिए हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी बताता है रिएक्शन कैसे होगा, और हम इसमें इंक्लूड कर दिए कि रिएक्शन फास्ट कैसे हो जाता है। तो इसका ये पार्ट नहीं है, बट हमें पढ़ना है इस चीज को, इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो मैं डायग्राम के थ्रू यहीं पर समझा दे रहा हूं इसको। एक रिएक्शन का स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है एंडोथर्मिक वगैरह के लिए। स्पीड तुरंत 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 एक रिएक्शन प्रोडक्ट में जाने लगेगा। ऐसा क्यों? अब इसका जो रीजन है, वो रीजन तुमसे स्टेटमेंट में पूछता है, कई बार आया भी है। दूसरा बात यह है कि जब हम कैटलिस्ट मिलाते हैं, कैटलिस्ट जब हम ऐड करते हैं, तो भी हम, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है लेकिन हम मोस्टली पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, तभी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब रिएक्टेंट तुरंत तुरंत प्रोडक्ट में जाता होगा, ठीक है, ताकि कुछ होता होगा तभी तो ऐसा हुआ होगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर कुछ हुआ होगा, तभी तो स्पीड ज्यादा आ रहा होगा। स्पीड जाने ज्यादा, अब मान लो पहले जेई में 1 लाख बच्चे पास कर रहे थे, अब 2 लाख पास कर रहे हैं, उसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी तो पास ज्यादा हो रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा उसके अंदर फैक्टर इफेक्ट आया होगा जिसकी वजह से वो हो रहे हैं। तुम बताओ, पहले अपना दिमाग लगाओ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है फैक्टर अफेक्टिंग। अब तुम इस बात को डिस्कस बताओ कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों और कैटलिस्ट ऐड करने से क्यों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। दोनों का आंसर तुम सोचो और बताओ मेरे को, और दोनों का आंसर कहीं यहीं पर छिपा हुआ है।
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है प्रेम, टेम्परेचर एट देन काइनेटिक एनर्जी विद टेम्परेचर नंबर ऑफ एक्टिवेशन कोलिजन इंक्रीज। श्रेयस, कोलिजन इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। हाँ ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने बोले कि सर बढ़ाने से, और कई बार तुम स्टेट ऑफ मैटर पढ़े भी होगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया तो चलो मेरे को एक बात बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा या नहीं होगा। तुमसे एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पूछ लिया, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा या नहीं होगा। तो पराग ने बोला नहीं, ओमकार ने बोला डिक्रीज, और साक्षी ने बोला कम होगा। पायल ने बोला डिक्रीज, अंकुश ने बोला कांस्टेंट, शिव ने बोला यस, वैष्णवी ने बोला डिक्रीज। तो यही तुम फंस गए और यही तुमसे वो उल्टा पुल्टा काम करवाता है। तो इसका आंसर है, ये तो बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, लेकिन तुमसे अगला ही क्वेश्चन इसी में स्टेटमेंट पूछ लेगा कि क्या टेम्परेचर बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी ये पे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो उसका आंसर है नहीं। अब सुनो, नो इफेक्ट। और यही तुमसे स्टेटमेंट में पूछेगा, तुम गलती करके आओगे। टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी का कोई लेना देना नहीं। सोचो, पहले मैं तुम्हें डेली लाइफ एग्जांपल वाला समझा रहा हूं। घटेगा नहीं, नहीं तो बढ़ेगा, बिल्कुल उतना ही रहेगा। सोचो कैसे। मान लो तुम जेई में एग्जाम में बैठे, ठीक है, 5 लाख के स्टूडेंट बैठे, तुम्हारा 300 मार्क्स में से मान लो 150 कट ऑफ है, 150 नंबर कट ऑफ है। पहले साल में मान लो 5 लाख में से 50,000 स्टूडेंट पास हुए। दूसरे साल एग्जाम हुआ, कट ऑफ मार्क्स 185 है, सब कुछ पेपर भी वैसा ही है, 5 लाख ही स्टूडेंट है। अब इस साल जो पिछले साल 50,000 पास हुए, तो अब 1 लाख पास हो गए। ऐसा कैसे हो गया होगा? ऐसा इसलिए हो गया होगा क्योंकि जो स्टूडेंट 5 लाख है वो बहुत मेहनत किए होंगे और उसका मार्क्स इंक्रीज हो गया होगा। तो जिसका 150 में, जिसका 140 आया होगा, जिसका 130 आया होगा, जिसका 120 आया होगा, जो पिछले साल पास नहीं हो पाया था, वो अब 150 को क्रॉस करने के लिए उसके पास कैपेबिलिटी आ गया, क्योंकि उसने मेहनत किया है, उसने इंप्रूव किया अपने आप को, और वो 150 के पार चला गया है। तो क्या 150 के पार जाने जो स्टूडेंट की संख्या बढ़ा है, तो क्या कट ऑफ मार्क्स घटाया बढ़ाया गया है? नहीं, कट ऑफ मार्क्स उतना ही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से एक गैप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो ये गैप उतना ही रहता है, लेकिन इनके बीच में जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखो, ये तो पहले भी पास हो रहा था, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 10 है, अब 10 से मान लो ये 18 हो गया, ये पास हो जाएगा। ये 16 है, ये मान लो 20 हो गया, ये पास हो जाएगा। ये तो पहले पास ही हो रहा था। ये 10 है, मान लो इसका 15 हो गया, ये पास हो गया। लेकिन ये कहां चेंज हुआ? तो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी के, सॉरी, टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ गया है, यानी पास होने की संख्या क्यों बढ़ गए हैं, तो उसका रीजन ये है कि अब इनमें ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी संख्या ज्यादा हो गई है, जो जिसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस गैप से ज्यादा है, और वो गैप से ज्यादा एनर्जी काम करवाने का काम किया है टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी बट डज नॉट अफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। और ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट लिख लो, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछा जाता है और तुम भूल के उसमें गलतियां करते हो। लिख लो, यहां मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज दी
temperature increase the rate of reaction, temperature increase the rate of reaction to increase kinetic energy of molecules, to increase kinetic energy of molecules, to increase kinetic energy of molecules. But it does not affect, but it does not affect, but it does not affect the एक्टिवेशन एनर्जी. इसीलिए बोला था कि मैं इस डायग्राम को ध्यान में रखना, ऐसे हवा में सोच के जवाब नहीं देना है, सब चीज इस क्वेश्चन इससे डायग्राम से इमेजिन करना है. As the temperature increase, molecules gain the energy and move faster. So greater the temperature and higher the probability of molecules will be moving with the necessary activation energy as for occurs of the collision. हाँ. But activation energy does not affected. ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्ट नहीं करता है. क्लियर बात हो गई. तो कभी भी क्वेश्चन तुमसे भूलवाए, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनने का. जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इसमें से क्या करने का, इसी का डायग्राम ध्यान में रख के आंसर करने का. ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि डायग्राम ध्यान में रख के आंसर करने का. उसके पीछे, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं. जहां तुम गलतियां करते हो, उस गलतियां से बचाने के लिए तुम्हें बोलते हैं हम, तुम गलती ना करो. चलो हटा दे इसको. अब ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि चलो टेम्परेचर बढ़ाने से तो अफेक्ट पड़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा, कैटलिस्ट क्या कर दिया होगा, जो इधर के मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी जंप कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, यानी मॉलिक्यूल्स का जंपिंग बढ़ जाता है. तो कैटलिस्ट क्या किया होगा, कैटलिस्ट रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी. ओमकार. और तो देखो यहां ध्यान देना, मान लो लॉन्ग जंप हो रहा है, लॉन्ग जंप करते हो ना तुम लोग, लॉन्ग जंप एक एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे. लॉन्ग जंप करते हो, लॉन्ग जंप करने के लिए तुम यहाँ पर खड़े हो, चलो मैं ही खड़ा हूं. अब इसको हमें जंप करके यहाँ जाना है, हम यहाँ से गए दौड़ के और जंप किए. अब यहाँ से यहाँ जंप करना है. अब मान लो मैं जंप नहीं कर पा रहा हूं, मान लो मैं जंप नहीं कर पा रहा हूं, तो नहीं कर पा रहा हूं तो हमारे पास दो कंडीशन है. पहला कंडीशन ये है कि हमें ग्लूकोन डी पिला दो, हमें एनर्जी दे दो, हमें ग्लूकोन डी पिला दो. हम नहीं कर पा रहे तो अब कर पाएंगे, यानी आसानी से इस लॉन्ग जंप को, इस गैप को हम क्रॉस कर जाएंगे. तो एनर्जी दे दो, ग्लूकोन डी पिला दो हमें, हम जंप कर जाएंगे. अब एनर्जी ग्लूकोन डी देने का काम करता है कौन, टेम्परेचर. वो बोलेगा लो ग्लूकोन डी पियो, टेम्परेचर बढ़ाएगा, कोलिजन बढ़ाएगा, कोलिजन बढ़ाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो जंप कर जाएगा. दूसरा काम क्या करता है कि नहीं, अगर हम जंप नहीं कर पा रहे तो दूसरा काम क्या, दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस गैप को ही घटा दो. एनर्जी वगैरह नहीं बढ़ाना है, एनर्जी जितना है उतना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें नहीं बढ़ाना है एनर्जी. इस गैप को ही कम कर दो. अब ये बोलेगा हाँ अब तो मैं ऐसे ही जंप कर जाऊंगा. तो जो गैप कम करने का काम करता है वो कैटलिस्ट करता है. यानी मान लो ऐसे एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे तुम जेई की एग्जाम दे रहे हो और कट ऑफ मार्क्स 150 है. अब मान लो उस कट ऑफ मार्क्स को घटा के 20-30 कर दिया गया, तो जो नहीं भी पास होने वाले थे 100 कर दिया, वो भी पास हो जाएंगे. तो कट ऑफ मार्क्स का काम कम करने का काम कैटलिस्ट ने किया है और टेम्परेचर नहीं करता है. तो याद रखना, कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है. कैसे बढ़ाता है उसका रीजन, तो टू डिक्रीज दी एनर्जी गैप बोल लो, एनर्जी गैप, या इसी एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी.
एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दे, लो गैप ही कम कर दिए, शॉर्टकट तरीका। इसीलिए बोला जाता है कैटलिस्ट जो है एक अल्टरनेट पाथ से लेके जाता है जिस पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को बोलता है चलो हम दूसरे पाथ से तुमको लेके चलते हैं जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, जहां गैप कम होता है, तुम सब जंप कर पाओगे वहां पे। तो कैटलिस्ट वही काम करता है, लेकिन कैटलिस्ट जो है इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को कोई अफेक्ट नहीं करता है। तुमसे क्वेश्चन एआईटी में आया क्वेश्चन है, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में पूछ लेगा तुमसे कि जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कैसे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के? नहीं, काइनेटिक एनर्जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे टेम्परेचर का एक्टिवेशन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं था, सेम टू सेम कैटलिस्ट को काइनेटिक एनर्जी से लेना देना नहीं है। तो दोनों टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन दोनों का बढ़ाने का तरीका अलग अलग है। एक उसको ग्लूकोन डी पिला रहा है, तो एक उसको गैप को कम कर रहा है। हाउ रिड्यूस, उसको एक अल्टरनेट पाथ से लेके जाता है। मैं बोला नहीं ये वाला पाथ उसको फॉलो नहीं करेगा, कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ से लेके जाता है कि चलो हम तुम्हें दूसरे पाथ से लेके चलते हैं जिस पाथ में एनर्जी कम होता है और उससे तुम रिएक्शन को आगे बढ़ा देना। वो एक अल्टरनेट पाथ उसके लिए क्रिएट कर देता है। कैटलिस्ट क्रिएट वन अल्टरनेट पाथ। यहाँ तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया कि यहाँ पर गैप कम करता है, यहाँ नहीं करता है। जैसे हम जंप नहीं कर, मान लो हम रास्ते से कहीं जा रहे हैं और जंप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक पीने का व्यवस्था, सॉरी ग्लूकोन डी पीने का व्यवस्था नहीं है। तो किसी आदमी ने बोला कि ऐसा करो तुम्हें इधर जाना है ना, चलो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ते से लेके जा रहा हूं जिसका गैप बहुत कम है, तुम वहां जंप करके यहाँ पहुंच सकते हो। तो वही कैटलिस्ट काम करता है, बोलता है कि चलो तुम्हें एक अल्टरनेट पाथ से लेके चलते हैं जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। बात क्लियर हो गई? इसको ध्यान में रखना। सब लिख लिया ना, सारे पॉइंट है? चलो, तो हम पढ़ क्या रहे थे? कोलिजन थ्योरी। पढ़ते पढ़ते एक्टिवेशन में आ गए थे। तो ये सेकंड कंडीशन था, और थोड़ा यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज करता है, उसका लॉजिक है, क्योंकि डायग्राम वही बनाया हुआ था, इसलिए मैं इस दो पॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया। बाकी हम फिर से भी बातें करेंगे, लेकिन समझा दिया तो इमेज बना हुआ है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल देंगे, आगे निकल जाएंगे। अब कोलिजन थ्योरी बोलता है कि नहीं, केवल कोलिजन होने से और जंप होने से ही रिएक्शन नहीं होता है, तीसरा कंडीशन है उसका। अब जैसे मान लो ए से एक ए मॉलिक्यूल से और बी सी मॉलिक्यूल से ये टकरा रहे हैं दोनों, और टकरा के बन रहा है एबीसी। ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है कि हमें एबीसी बनना चाहिए। ध्यान से समझना, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि ए है और बी और सी है, ये टकरा रहा है और टकरा के एबीसी बना रहा है, ठीक है। यहां पर बीसी है और यहां ए है, ए आ रहा है से टकरा रहा है और यहां बन रहा है एबीसी। इसका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, लेकिन कोलिजन भी हुआ, जंप भी किया और एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन गलती से जो ए को टकराना था बी से, वो टकरा गया ए से, सॉरी सी से, वो टकरा गया सी से, और जो प्रोडक्ट बन गया वो बीसीए बन गया। हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था एबीसी और बन गया बीसीए।
टकराना था इधर, टकरा गया इधर, टकराना था इधर, टकरा गया इधर, तो बन गया हमारा बीसीए, यानी प्रोडक्ट कुछ हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो नहीं बना, कुछ और बन गया। इसका मतलब तीसरा कंडीशन उसका ये है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराना चाहिए। अब हम तैयारी कर रहे हैं जेई का, जाके टकरा जा रहे हैं नीट से, तो प्रोडक्ट सही निकलेगा? जिससे टकराना उसी से टकराना पड़ेगा ना हमें, तो उसी से टकराओ जिससे एक डिजायर्ड प्रोडक्ट निकले। तो टकराना था ए को बी से, टकरा गया सी से, तो वो बन गया बीसीए। तो दिस वन इज नॉट आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है एक ओरिएंटेशन, यानी कोलिजन एक ओरिएंटेशन में होना चाहिए, एक डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा एक डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो राइट डाउन थर्ड पॉइंट, ओरिएंटेशन ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ओरिएंटेशन ऑफ reactant molecules, orientation of a reactant molecules। इसमें लिखना besides collision between reactant molecules with sufficient EA, other requirement is proper, other requirement is proper orientation। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो एग्जाम्पल वहीं लिख लो, ए मॉलिक्यूल्स को टकराना था बीसी से, तो ए टकराया बीसी से, तो प्रोडक्ट हमारा बना एबीसी, ए डिजायर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन ए गलती से बीसी से जब टकराना था तो ए गलती से बीसी के ए इधर टकरा गया, तो ये बन जाएगा बीसीए, नॉट ए डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है कि हमें प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी टकराना चाहिए। टकराना था इधर, टकरा गए उधर, मार भी खा जाओगे। कहने का मतलब है बीसी और एबीसी से मतलब ये है कि डिजायर प्रोडक्ट जो था वो नहीं मिला, उससे मीनिंग दूसरा नहीं निकालना है। एबीसी और बीसीए अलग अलग है कि एक है? कुल मिला के फीलिंग्स क्या आ रहा है? ये अलग है, ये अलग है, डिजायर प्रोडक्ट ये नहीं है। बातों को समझो, समझ में आया ओमकार? चलो ये लिख लिया तीसरा। अब एक और कंडीशन है उसका, कंडीशन ये है चौथा नंबर कि चलो
कोलिजन भी हुआ, जंपिंग भी हुआ, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हुआ, मतलब डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में भी जाके जंप हुआ। ठीक है, एक मिनट, तो चला गया। अब ध्यान दो, मान लो ए बी सी आपस में टकरा रहे हैं, कोलिजन भी हुआ, जंप भी हुआ, प्रोडक्ट भी बना, एबीसी एबीसी एबीसी, बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए। अब प्रोडक्ट बनने के बाद, ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनने के बाद अगर इनका कोलिजन अब नहीं रुकेगा तो फिर से एक नया प्रोडक्ट जनरेट कर देगा ये। यानी प्रोडक्ट बनने के बाद काइनेटिक एनर्जी कम हो जाना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, ताकि इसमें क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। अगर प्रोडक्ट बनाने के बाद भी हलचल पैदा करेगा, अगर फिर से बोलेगा हम फिर से कोलिजन करेंगे, अगर ये इससे टकरा गया तो फिर एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा और हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो मिला ही नहीं। तो फिर दोबारा प्रोडक्ट बनने के बाद इनके बीच में टकराव नहीं होना चाहिए, अगर होता भी है तो बहुत कम होना चाहिए और वो कोई ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी आ जाना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब प्रोडक्ट बने तो उसका स्टेबिलिटी है, स्टेबल प्रोडक्ट बने। अगर स्टेबल नहीं है वो तो फिर से कोलिजन करके कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, तो फोर्थ जो कंडीशन है वो प्रोडक्ट का काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, यानी कुल मिला के प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट थोड़ा भी अनस्टेबल हुआ तो फिर से टकराव होना जरूरी है और फिर से वो नया प्रोडक्ट जनरेट कर देगा। तो फोर्थ पॉइंट लिखना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी शुड बी हाई एंड काइनेटिक एनर्जी शुड बी लो। फॉर द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए और पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट वगैरह तुम्हें मैं डिस्कस करूंगा, तो उसके पहले अब अपना हेडिंग कोलिजन थ्योरी संपला बराबर का। अब आते हैं अरनियस थ्योरी पे। आज अरनियस थ्योरी खत्म करना है, इसके अरनियस थ्योरी न्यूमेरिकल है। तो अरनियस इक्वेशन पे आते हैं, इसी से कोलिजन थ्योरी से आगे बढ़ गया था अरनियस इक्वेशन। तो इसमें लिखो चलो अब हेडिंग डाल लो अरनियस इक्वेशन। ग्राफ वगैरह कल बताएंगे, आज इसका इक्वेशन बता। राइट डाउन करो अरनियस इक्वेशन, राइट डाउन हेडिंग अरनियस इक्वेशन। अरनियस इक्वेशन जानने के पहले एक पॉइंट हम ये जानेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स जो हमने बोला था टकराते हैं, टकराने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स इस गैप को जम करके प्रोडक्ट में जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, हेडिंग डाल लेना फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, हेडिंग डाल लेना अरनियस इक्वेशन। फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन दैट पोजेज fraction of collision that poses the energy
the energy EA is given by F equal to E के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसके बारे में और डिटेल हम बात करेंगे आगे। कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन दैट पोजेज एनर्जी एक्टिवेशन गिवन बाय, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या, ये डायरेक्ट इक्वेशन मतलब लिखा हुआ है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का मीनिंग समझना, ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या, ऐसा फ्रैक्शन जो जम करके प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे तुम पास होके कितने फ्रैक्शन पास हुए, जेई में कितने फ्रैक्शन पास हुए, उस फ्रैक्शन के लिए एक फॉर्मूला निकाला गया है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, तो ई जो लोगरिथम वाला ई है, और माइनस ई अपॉन आर टी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और आर टी, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर। अब इसी से एक अर्हनियस का थ्योरी निकल के आया, अर्हनियस का इक्वेशन निकल के आया। तो मैं अभी इसके बीच में कैसे आया वो बाद में बात करेंगे, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं अर्हनियस इक्वेशन। अर्हनियस इक्वेशन के ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आई टी, ये सब इसी से निकल के आया था, हम वो सब बाद में बता देंगे कैसे कैसे आया था। जहां पर ए क्या है, ए को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, और इसको या बोलते हैं इसको प्री एक्सपोनेंशियल, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, सॉरी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको मैं हटा दूं, ये लिख लिए होंगे। अब आते हैं अर्हनियस इक्वेशन पे। एक्चुअली अर्हनियस इक्वेशन बताता क्या है, अर्हनियस इक्वेशन में पढ़ना क्या क्या है। अर्हनियस इक्वेशन जो होता है, ये जैसे हमने बोला था कि टेम्परेचर जो के है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो ये बताता है इट गिव रिलेशन बिटवीन, इट गिव रिलेशन बिटवीन, इट गिव रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में इन्होंने एक रिलेशन निकाल के दिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि रेट कांस्टेंट के विल डिपेंड अपॉन, कई बार हम केमिकल इक्विलिब्रियम से पढ़ते आ रहे हैं कि रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन के। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने बोला कि रेट कांस्टेंट विल डिपेंड अपॉन, सॉरी, रेट कांस्टेंट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो उसका रिलेशन क्या है, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो के कितना बढ़ेगा, उसका क्या रिलेशन है, तो वो बताते हैं अर्हनियस इक्वेशन। और अर्हनियस इक्वेशन यहीं से स्टार्ट होता है, इसका हमें डेरिवेशन नहीं जानना है, डायरेक्ट जानना है के इक्वल टू ए ई के पावर एक्सपोनेंट माइनस ई अपॉन आर टी, जहां एक ही यहाँ अननोन टर्म है हमारे लिए, वो है ए को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, क्वेश्चन में गिवन होता है, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाता है। ये एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर जो है वो टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट, सॉरी गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है। ये अर्हनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए तो हम यहाँ लिखेंगे के इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये अर्हनियस इक्वेशन है। अब हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है,
तो इससे तो कर नहीं पाएंगे ना, तो इसको हमें अब दूसरे टर्म में इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो देखो यहाँ ई है और मॉडिफाई करने का तरीका सीखना, क्योंकि मॉडिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब न्यूमेरिकल्स ऐसे ऐसे देगा जो, हालांकि तुम मैथ के स्टूडेंट हो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, टेक एलएन, एलएन बोले तो बेस ई, एलएन बोथ साइड। हमने एलएन ही क्यों लिया, ताकि ये सोल्व हो जाए। हमने यहाँ एलएन के लिख दिया। यहाँ लिखेंगे एलएन ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। तो एलएन के इक्वल टू हो जाएगा, इसको m इंटू एन लगा दो, तो एलएन ए, इसी को पहले लिखते हैं, एलएन ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस इस दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो एलएन ई ए हो जाएगा। अब तुम्हें मालूम है कि ई के पावर ये ई, तो ये पहले आएगा, तो एलएन के इक्वल टू ये पहले आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये हो जाएगा एलएन ई और ये ई, और ये हो जाएगा एलएन ई और ये ए हो जाएगा। तो मालूम है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलएन के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये हो जाएगा एलएन ए, एलएन ए। अब एलएन को लॉग में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग में बदल जाएगा। तो इस एलएन को लॉग में बदलना है तो क्या करेंगे, 2.303 ये लॉग में बदल गया, तो ये यहाँ लॉग के हो जाएगा। यहाँ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ये मत सोचने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा ई ए अपॉन आर टी। और इसको एलएन को लॉग में बदलना है तो क्या करेंगे, 2.303 लॉग ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2.303 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। हम इस इक्वेशन को एक लॉग के फॉर्म में ला रहे हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए। तो हम कोई नया डेराइव वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ से डेराइव इसको डिवाइड करोगे तो लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। ये फॉर्मूला हुआ किसके बेसिस पे, तो तुम ये भी फॉर्मूला याद रखोगे, ये भी रखोगे, कब क्या जरूरत पड़ जाए वो क्वेश्चन के अनुसार से हम यूज करते हैं। मोस्टली न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए भी करते हैं, लॉजिकल ये भी कर सकते हैं। कभी कभी पूछता है कि बताओ इनमें से कौन अरहनियस इक्वेशन है, तो देखो ए भी अरहनियस इक्वेशन है, ए भी अरहनियस इक्वेशन है, ए भी अरहनियस इक्वेशन है। ये मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है एलएन के फॉर्म में लिखा है, लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां के और टी के बीच में रिलेशन है, जहां पर के और टी के बीच में रिलेशन है। दिस वन इज ए अरहनियस इक्वेशन इन एलएन फॉर्म, इन लॉग फॉर्म, और ये उसका ओरिजिनल। तो अरहनियस इक्वेशन में हमें टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन को पढ़ना होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे। अब यहां से हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हम न्यूमेरिकल्स और कल अटेम्प्ट करवाएंगे, आज के लेक्चर में केवल थ्योरी, मतलब न्यूमेरिकल्स कल चलेगा इसके ऊपर। अब यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करो लॉग के में और 1/t में, जल्दी से बताओ। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, जल्दी से बताओ क्या बनेगा, स्लोप क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, जल्दी से बनाओ। इसमें लॉग के में और 1/t में लॉग के में और 1/t में वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, लॉग ए आएगा शिवम,
पॉजिटिव हुआ, स्लोप क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना। मुझे बस पॉजिटिव निगेटिव बता दो। ये हो गया क्या, ये हो गया y, और ये हो गया 1/t है, 1/t क्या बन गया, mx, ये x बन गया, 1/t क्या बन गया, mx। तो m क्या आया, -2.303r। ये क्या है, निगेटिव है, ये निगेटिव स्लोप आया। और mx प्लस c, यानी c जो है वो पॉजिटिव आया, क्योंकि a का वैल्यू नेगेटिव नहीं आता है। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आया, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आया, और जो स्लोप है वो नेगेटिव आया। यानी इसके बीच में ग्राफ ऐसे बनेगा, जहां स्लोप का वैल्यू होगा, स्लोप इक्वल टू हो जाएगा -2.303r है। तो ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, इस स्लोप से भी तुमसे न्यूमेरिकल बनवाता है, बोल देगा कि log k और 1/t के बीच में जो स्लोप है वो इतना है, तो बताओ ये का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ r हम जानते हैं, ये जानते हैं, अगर स्लोप दे दिया तो हम ये निकाल लेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां से भी निकाला जाता है। चल, हो गया ना ये। अब जल्दी से मेरे को ग्राफ बना दो ln k का और 1/t का, ln k का और 1/t का, जल्दी से ग्राफ बताओ। कौन सा इक्वेशन लिखोगे, ये वाला। क्या आएगा, स्लोप -e/r पायल, सही है। तो स्लोप क्या आएगा, ये बन गया y हमारा, ये y हो गया, तो ये 1/t क्या बन गया, x। mx कितना आया, m कितना आया, -e/r आया। तो स्लोप क्या आया, नेगेटिव, और y इंटरसेप्ट क्या आया, पॉजिटिव। तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है, मतलब ग्राफ यही तो बनेगा ना। ln और log में क्या होगा, बस स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप यहाँ आ जाएगा -e/r है, यहाँ पर बस 2.303 हट जाएगा। तो ये अर्हनियस इक्वेशन को आप ध्यान में रखोगे। तो अर्हनियस इक्वेशन किसके बीच में रिलेशन को बताता है, के में और टेम्परेचर में। अब एक लास्ट पॉइंट अर्हनियस का बचा हुआ है, ध्यान से समझो, ध्यान से, क्या मतलब हो ही गया। मान लो अर्हनियस हम अगर बोलते हैं, तो इसमें सेकंड पॉइंट डाल के लिखना इसी में। अगर हम बोलते हैं कि टेम्परेचर T1 पर जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, ठीक है, हमने टेम्परेचर घटा बढ़ा दिया और रेट कांस्टेंट भी घट बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बाकी अभी तक हम ये बोलते आ रहे हैं कि वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन हम बोले कैसे डिपेंड करता है, हमें बताओ, और कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना के इफेक्ट पड़ेगा। ये ग्राफ और ड्रॉ कर लिए होगे। अब आगे ध्यान दो, टेम्परेचर T1 पर जो रेट कांस्टेंट है K1 है, और T2 पर K2 है। तो हम लिखेंगे, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 पर K2 है। तो देखो यहां पर, अब अर्हनियस का फॉर्मूला लॉग वाला लगाओ। तो अर्हनियस का लॉग वाला फॉर्मूला क्या है, लॉग K1, लॉग K1, ये T1 पे निकाल रहा है, लॉग K1 इक्वल टू -EA/R T1 प्लस लॉग A। और अगर हम लिखेंगे log K2 इक्वल टू, अब मुझे बताओ कि क्या, मुझे जल्दी से बताओ कि क्या अगर मैं T1 टेम्परेचर लूं
तो एक्टिवेशन एनर्जी वही रखूं या E1 E2 रखूं? मैं E1 E2 रखूं या वही रखूं? ये T1 टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी है और ये T2 पे एक्टिवेशन एनर्जी है, तो क्या मैं वही रखूं या चेंज करूं? E1 E2 लिखूं या सेम रखना पड़ेगा? समझ में आई है ना? ये बातें अब बताने की जरूरत नहीं है कि T1 पे भी एक्टिवेशन एनर्जी वही होगा और T2 पे भी एक्टिवेशन एनर्जी वही होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का कोई रिश्ता नाता नहीं है। रिश्ता नाता किसका है? इसका। टेम्परेचर से K को लेना देना है, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को भी लेना देना है, लेकिन टेम्परेचर पर T1 हो या T2 हो, T1 हो या T2 हो, T1 पे एक्टिवेशन एनर्जी ये ही रहेगा और T2 पे E2 ही रहेगा। ये समझा चुका हूं, ये ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? K। हाँ, ये 2 पॉइंट, ठीक है ना? अब ये इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। हम क्या पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से कितना, K1 और K2, ये सब क्वेश्चन में लेके देगा। अब क्या करो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लॉग K2 माइनस लॉग K1, इसको लिखो माइनस EA अपॉन 2 पॉइंट, दिख रहा है ना, 2.303 R T2 प्लस लॉग A माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस EA अपॉन 2.303 RT1 और ये हो जाएगा माइनस लॉग A, ये गया काम से। लॉग K2 माइनस लॉग K1 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना K2 अपॉन K1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? अब ध्यान लो, ये गया काम से, इसमें से एक्टिवेशन ये कॉमन निकालो और नीचे निकाल लो कॉमन 2.303, यहाँ क्या बचेगा? 1/T1, ये माइनस में जाएगा 1/T2। यही रिलेशन तुम एक बार कहाँ पढ़े होगे? केमिकल इक्विलिब्रियम में, तुम्हें यही डायरेक्ट लिख के दे दिया गया होगा उस समय। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, log K2 अपॉन K1 सॉरी इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है T2 माइनस T1 और ये T1 T2। तो तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को हम कल इस पर टैग किया जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है वेंट ऑफ इक्वेशन। तो ये है अर्हनियस इक्वेशन का रिलेशन K1 और K2 में, तो इसको भी याद रखना है। यानी अर्हनियस में 3 फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है, ln के फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में, ये वाला और जो उसका ओरिजिनल वर्जन है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ग्राफ वगैरह बनवा दिए। तो ये अर्हनियस वाला लगभग खत्म है, न्यूमेरिकल्स लेकिन बनवाना पड़ेगा इस पे। अब इस पर भी थोड़ा सा लॉजिकल बातें करेंगे, ठीक है जी। तो तुम मुझे बताओ, लॉजिकल क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं, ऑल थ्योरी कंप्लीटेड नहीं, अभी और थोड़ा थोड़ा है, लॉजिकल बात करेंगे अभी। अब मुझे तुम बताओ, ये अर्हनियस वाला पार्ट खत्म हुआ है, अब तुम मुझे बताओ, अभी ग्राफ वगैरह बनाना बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब मेन चीजें कंप्लीट हुआ है, अभी थोड़े छोटे छोटे चीजें बाकी है, ग्राफ वगैरह। अब तुम मुझे बताओ कि टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ता है कि घटता है?
इसको देख के बताओ, सोच के बताओ इस पे। अभी इसमें थ्योरी बहुत बाकी है, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ना है, पैरेलल रिएक्शन पढ़ना है, सीरीज रिएक्शन पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है। टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा घटेगा, सोच सोच के बताओ। के क्या होगा, के क्या होगा? बिल्कुल सही है, जिसका जिसका इंक्रीज आया है। टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है। देखो इसमें सोचो कैसे बढ़ रहा है, सोचिए सोचिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम आएगा, ये वैल्यू कम आएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर ये घट गया तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा ये वैल्यू कम आएगा। ये वैल्यू अगर बढ़ा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू घटा तो निगेटिव आएगा। सोचो, अभी कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बस तुम्हारे घर के वर्क दिया मैंने कि सोचो इसके बारे में। तो आंसर है इसका कि टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ता है। तो मुझे बताओ के बढ़ने से रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तुम्हें बताया था मैंने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के में कि जितना ज्यादा के होगा उतना ही उस रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट भी क्या होता है, के ज्यादा होने से रेट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका में भी रिलेट कर सकते हैं। तो कल हम बात करेंगे लॉजिकल, ठीक है, और क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से जितना पढ़ा है उतना पढ़ो। और डीपीपी सॉरी ये तुम्हें कल डीपीपी भेजा था 2, उसको थोड़ा पार्ट 1 करो पहले, पार्ट 2 पहले मैं सिखा लूंगा अभी, सॉरी पार्ट 4 वाला ये वाला, ये मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह बता लूंगा कल, तब उसके बाद अटेम्प्ट करना। तो पार्ट 1 कंप्लीट कर लो जो पीडीएफ भेजा हूँ। थैंक्स टू ऑल।